Namaste. I welcome all of you in online mathematics classes. Dear student, in present period we want to discuss what are the different properties of determinants. In that list we are having first property as the value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. To understand this property, if I consider example a determinant D having this 9 element, in first row 1 2 minus 1 3 minus 1 2 0 2 1, and we know that we are requiring its value remains unchanged, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये आपको प्रूव करना है तो इसकी पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस पहले रो का यूज करके, इसकी एक्सपांशन का आप पहले रो का यूज करके वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, रिमेनिंग 4 एलिमेंट उनका क्रॉस माइनस विथ मिडल एलिमेंट, उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस। सो दिस विल बी 3 माइनस 0 प्लस विथ दिस नंबर बट इट्स ओन माइनस gives us minus. So plus into minus minus 1 and remaining 4 number gives us the product as a 6 minus 0. So in each bracket we are having minus 5 with 1 minus 5, 3 with minus 2 as a minus 6 and 6 with minus 1 minus 6. So sum of these three number is 17 with minus sign. So the determinant D is having the value as a minus 17. Now what we want to do according to this property, we want to turn all rows, row number first, row number second, row number third into columns. तो आपके तीन रो नए डिटर्मिनेंट में कॉलम्स के लिए आपको यूज करना है। तो पहला रो है 1 2 माइनस 1, तो आपने पहले रो को पहले कॉलम्स में यूज किया है, तो 1 2 माइनस 1 आपने पहले कॉलम्स में यूज किया है। दूसरे रो के एलिमेंट 3 माइनस 1 2, ये जो रो के है वो 3 माइनस 1 2 ये आपने कॉलम में यूज किया है, सेकंड कॉलम में। और तीसरा रो 0 2 1 विल बी कंसिडर्ड एज ए थर्ड कॉलम ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट। सो 0 2 1, so what we have done, we have converted all three rows into columns of this new determinant. So this new determinant D dash, we are calling it as a D dash, and our interest is to get the value of this D dash. What is the value of D dash? By using first row expansion will be like this: 1 cross of remaining 4 element, so minus 1 minus 4, middle element will get the minus by sign, deleting these 2 element, remaining 4 number gives us the cross as 2, minus in between them by formula, and this 2 number gives us the product as a minus 2. So this becomes plus, and third number from first row is 0, so this will be 0 into anything will be 0. So we are considering the third number as a 0. For each bracket we are having minus 5, this 4 with minus 3 minus 12, and here also we are getting minus 17 as the value of this new determinant. तो आपका पहला डिटर्मिनेंट डी भी माइनस 17 है और नया डिटर्मिनेंट डी डैश भी माइनस 17 है। इसमें एलिमेंट की पोजीशन अलग दिखाई देती है डी से, दोनों के एलिमेंट की पोजीशन अलग होने के बाद भी तीनों रो अगर कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, चेंज नहीं मिलता है। इस तरह की ये पहली प्रॉपर्टी है। तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको अनचेंज मिलती है, सेम रहती है। ये पहले प्रॉपर्टी का कहना है। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इज इफ एनी टू रोज, नॉट ओनली फॉर रोज बट इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, if any two rows of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes its sign. मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू नए डिटरमिनेंट के वैल्यू में साइन चेंज होता है। तो आपको फिर से एक बार इसी एग्जाम्पल को यूज करना है। तो मेरे पास पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो,
तो एक तो रो इंटरचेंज करो या फिर कॉलम इंटरचेंज करो, C1 C2 C3, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से, या फिर पहले रो दूसरे रो से, दूसरा तीसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, या पहला कॉलम तीसरे कॉलम के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं एक ऑपरेशन लेना चाहता हूं कि पहला जो रो है उस पहले रो के जगह पे, पहले रो के जगह पे मैं दूसरे रो को यूज करना चाहता हूं, दूसरे रो को यूज करना चाहता हूं, और अल्टीमेटली दूसरा रो पहले रो के जगह पे आता है। तो ये पहला और दूसरा रो अगर इंटरचेंज करते हैं तो इस इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट तैयार होगा उस डिटर्मिनेंट को डी डैश कहेंगे। और आपके पहले और दूसरे रो को सिर्फ इंटरचेंज करना चाहते हैं तो तीसरे रो के एलिमेंट आप एज इट इज मेंटेन करना चाहते हैं। So I am considering third row as it is without any change. Now you are changing first and interchanging first and second row. So in first row we will get the element of second row of D. So this will be 3 minus 1 2. तो पहले रो में एलिमेंट आने वाले हैं जो दूसरे रो में है D में, तो D डैश का पहला रो होगा जो D का दूसरा रो है। तो 3 minus 1 2 आपको पहले रो में लेना है और पहले रो के एलिमेंट दूसरे रो में ट्रांसफर करना है। तो 1 2 minus 1 1 2 minus 1 दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो आपका इंटरेस्ट इतना ही है कि इस डी डैश की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो डी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3, रिमेनिंग 4 एलिमेंट का क्रॉस लेते हैं तो यहां से आपको मिलता है 2, फॉर्मूले से माइनस और दोनों का प्रोडक्ट भी आपको और एक बार माइनस आता है तो ये प्लस, इसको आपको देना है और एक बार माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। इसके बाद में इसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो 1 माइनस इसका आता है 0, इसको प्लस के साथ अटैच करेंगे, उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ेंगे तो चारों का क्रॉस आता है 2 माइनस 0। अब आप रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करने तो ये मिलता है 4 का 3 के साथ 12, यहाँ से मिलता है 1 का 1 के साथ पॉजिटिव 1 और 2 का 2 के साथ मिलता है 4। तो व्हाट वी आर हैविंग इन द लास्ट, तो ये 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 4 दैट इज 17। तो आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो D नाम का है उस D की वैल्यू है -17 और आपने जो D डैश फाइंड किया है जो D से ही आपने फाइंड किया है, जो D से ही फाइंड किया है, लेकिन इसमें से 2 रो को आपने इंटरचेंज किया या फिर 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उस D डैश की वैल्यू में एक चेंज मिलता है और वो चेंज वैल्यू के मैग्नीट्यूड में नहीं है, चेंज आता है सिर्फ साइन में। और साइन कैसा होता है, अपोजिट आता है, साइन चेंजेस, साइन होता है अपोजिट। तो ये पहले नेगेटिव था तो डी डैश की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आती है, इसका मतलब आपको मिला है पॉजिटिव 17। अगर ये पॉजिटिव 17 है तो इंटरचेंज करने के बाद इसकी वैल्यू -17 मिल सकती है। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, या आप कोई भी 2 रो इंटरचेंज करो या फिर 2 कॉलम इंटरचेंज करो, उस नए और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बारे में कह सकते हैं कि उनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं, वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इस तरह से इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन ओनली। तो साइन में ही सिर्फ चेंज आता है। तो इस तरह से दोनों डिटर्मिनेंट के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो डी डैश है ये माइनस ऑफ डी है। पहले की थर्ड एंड सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इज इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट के 3 में से कोई भी 2 रो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे अगर सेम एलिमेंट यूज करते हैं तो उस केस में 2 रो आइडेंटिकल या फिर 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इस एग्जांपल से आप, सैंपल एग्जांपल है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक D नाम का डिटर्मिनेंट है, उसमें 9 एलिमेंट मैंने यूज किए हैं और इसकी अगर वैल्यू चेक करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका यहां से आप एलिमेंट भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। मान लो इसको अगर मैं माइनस यूज, सभी सेम हो रहे हैं इसलिए यहां अगर मैं माइनस यूज करता हूं तो मुझे क्या मिला है, पहला ऐसा रो है जिसके एलिमेंट है 1 2 -1 और तीसरा एक रो है जिसके एलिमेंट भी 1 2 -1 है। अब ये
6 एलिमेंट इक्वल नहीं है, उसमें से पेयर वाइज सिर्फ इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, उस केस में तो जीरो ही रहेगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कहती है कि पहली पहली पेयर सेम होनी चाहिए उस रो की, दूसरे एलिमेंट की पेयर सेम होनी चाहिए, और तीसरी एलिमेंट की पेयर आपको सेम मिलनी चाहिए। तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली कह सकते हैं जीरो। तो जीरो आती है या नहीं आती है वो चेक करेंगे। तो आपको एक्सपांशन स्टार्ट करना है, इस 1 के नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं, तो यहां से मिलता है -5, माइनस फॉर्मूले से आता है, और इसका प्रोडक्ट का मिलता है -6, बीच में माइनस, तो प्लस हो जाता है, इसको आपको देना है माइनस। उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं, तो ये पहला जीरो ही आएगा, उसके बाद में माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट आता है -3, माइनस के बाद में +3, इसको प्लस लेकिन इसका खुद का माइनस है तो माइनस ही मेंटेन होगा। वो नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं, तो ये जीरो आता है, बीच में माइनस, और ये 5। अब आपका टारगेट हर ब्रैकेट का रिजल्टेंट चेक करते, तो यहाँ से 1, इसमें -2 है और ब्रैकेट में 3 है, यहाँ -1 ब्रैकेट में 5 है माइनस के साथ, ये 1 होगा, ये -6 होगा, और ये +5 होगा। तो आपको क्या मिलती है वैल्यू? +6 -6, और ये +6 और -6 क्या होता है? 0 होता है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी मिला है कि पहला एलिमेंट पहले और तीसरे रो का सेम है, मिडल वाला एलिमेंट सेम है, थर्ड एलिमेंट सेम है। तो आइडेंटिकल अगर पेयर वाइज एलिमेंट मेंटेन करते हैं किसी दो रो के, सिर्फ रो के बारे में नहीं, एक कॉलम के बारे में भी है। मेरे पास एक नया डिटरमिनेंट डी है, डी डैश है, D1 है, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पहला कॉलम है 1, -2 एंड 5 वाला, यहाँ भी मैं अगर 1, -2, 5 यूज करता हूँ, और यहाँ कोई भी आप यूज करो नंबर तीसरे कॉलम में, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ऐसा मिला है कि जिसके पहले एलिमेंट की पेयर जो है, पहला एलिमेंट जो है वो सेम है, मिडल वाला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, थर्ड एलिमेंट सेम है। तो पहला और दूसरा कॉलम क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है। तो आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपांशन डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 0 है। आप अगर रीजन देना चाहते तो रीजन इस तरह से होता है कि पहला और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है, तो दोनों के बीच में, दो कॉलम जो आइडेंटिकल है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड यूज करो। यहां भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ये स्टेप्स आप यहां से कट करके ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 ले सकते हैं। रीजन होगा आपका पहला रो और आपका तीसरा रो आइडेंटिकल है, तो ये दो रो आइडेंटिकल है, तो उस केस में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 कहना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। इफ each element of a row or column is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant. गिवन डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीनों में से एक रो के हर एलिमेंट को किसी नंबर से, मान लो नंबर अगर 2 यूज करते हैं, तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो के, तो इस नए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आप अगर सेलेक्ट करेंगे, मान लो मेरे पास एक डी नाम का डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड की है और वो वैल्यू है -17। अब आपका टारगेट है इस डी से डी डैश तैयार करना है, और डी डैश तैयार करते समय डी से आपका वर्क ये है कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाइंग आप तीनों में से किसी भी एक रो को या फिर तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ये उसके हर एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं नंबर लेता हूं 2, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू each element of रो नंबर, मैं अगर लेता हूं रो नंबर 2, तो रो 2 सेकंड रो के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चेक करना चाहते हैं नए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है। तो आप इस ऑपरेशन को शॉर्ट में अगर लिखना है तो यह ऑपरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका नया डिटरमिनेंट चेंज हो रहा है
तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को। सो ट्वाइस ऑफ R2 रो नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ये डी डैश तैयार होगा डी से। इसका मतलब पहला और तीसरा रो जो है वो एज इट इज मेंटेन होगा। मिडल सेकंड रो के हर एलिमेंट को ट्वाइस में लिखेंगे तो 3 का डबल होता है 6, -1 का डबल होगा -2, ये 2 का डबल होगा 4। और इस नए डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार आप चेक करते हैं तो उतने टाइम्स वो वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये आपका टारगेट है। तो आप इसकी वैल्यू को टारगेट करेंगे तो 1, रिमेनिंग 4 का क्रॉस आता है -2 माइनस यहाँ 8, इसको माइनस यूज करो, उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये मिलता है 6 -0, यहाँ -1, deleting the element which are below and left of that -1, remaining 4 element gives us the product as a 12 -0. So this will be the -10 with 1 as a -10. This product 6 with -2, this will be -12, and -1 with 12, this is also -12. So what we have in the last, this -12 and 10, this gives us the value equal to -34. So value of d dash is -34 and it can be written as 2 times of -17. और एक रिलेशन तैयार होगा कि d dash की वैल्यू ट्वाइस ऑफ -17 को रिप्लेस करना है तो d से रिप्लेस कर सकते हैं, तो -17 को रिप्लेस करना है तो d से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर चेक करनी है तो नया डिटर्मिनेंट जिसको आपने d डैश कहा है, इस d डैश की वैल्यू डबल मिली है d से, तो d की वैल्यू -17, d डैश की वैल्यू -34। तो आप कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल वैल्यू मिलेगी। 3 अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए लेते हैं किसी रो या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को तो 3 टाइम्स उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर 10 यूज करते किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते समय तो पहले डिटर्मिनेंट से नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 टाइम्स आएगी। अगर आप k यूज करते हैं तो k टाइम्स नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिलती है। तो ये जो 2 टाइम्स वाला रिलेशन है, आप इसको d डैश की वैल्यू k टाइम्स द न्यू डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, k टाइम्स द गिवन डिटर्मिनेंट, सॉरी नया डिटर्मिनेंट जो है वो k टाइम्स वैल्यू ले सकता है गिवन डिटर्मिनेंट से, अगर आपने k कांस्टेंट नंबर किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से ये 4 नंबर की प्रॉपर्टी आपको याद में रखनी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स, जैसे यहां 2 टाइम्स मिली है, is k times the value of given determinant. Next property is if each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of 2 numbers, then the value or then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinants. इसमें आप अगर डिटर्मिनेंट d इस फॉर्म में अगर लेते हैं, उसमें एक रो ऐसा होना चाहिए या फिर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए, उसका हर एलिमेंट सम ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। डिटर्मिनेंटचा एक रो किंवा एक कॉलम असा असेल, त्याचा प्रत्येक एलिमेंट 2 नंबरची ॲडिशन म्हणून येत असेल, 2 नंबरची बेरीज म्हणून येत असेल, सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में है, तो उस डिटर्मिनेंट के 2 डिटर्मिनेंट आप बना सकते हैं। वो डिटर्मिनेंट आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो आप अगर इस एग्जांपल से यूज करते हैं आइडिया, तो ये मेरे पास पहला रो ऐसा है a1 प्लस x1, b1 प्लस y1 एंड c1 प्लस z1। तो पहला रो a1 प्लस x1, b1 प्लस y1, c1 प्लस z1 है, और बाकी की जो 2 रो है वो सिंपल, दैट इज
सेकंड रो में मेरे पास है A2, B2, C2 और थर्ड रो में मेरे पास है A3, B3, C3। तो डिटर्मिनेंट ने एक कंडीशन सेटिस्फाई की है। वो कंडीशन कौन से रो ने सेटिस्फाई की है? पहले रो ने सेटिस्फाई की है। व्हाट इज द कंडीशन? ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दिस कैन हैपन विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट के बारे में ये ट्रू होना चाहिए। क्या ट्रू होना चाहिए? उसके हर एलिमेंट की वैल्यू सम ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। सो A1 प्लस X1, B1 प्लस Y1, C1 प्लस Z1। तो इसमें हर एलिमेंट पहले रो का सम ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में है। ऐसा डिटर्मिनेंट आप एक उसके रिप्रेजेंटेशन दो डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और वो दो डिटर्मिनेंट एडिशन में आपको लिखने पड़ते हैं। सो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम एडिशन, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब ये दो डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है, कैसे उसके 9 एलिमेंट लिखना है? तो ये जो दो रोज है सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों में भी आपको एज इट इज मेंटेन करना है। जिसके एलिमेंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, कौन सी प्रॉपर्टी? दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये सेकंड रो एज वेल एज थर्ड रो, दोनों डिटर्मिनेंट लिखते समय आपको एज इट इज कंटिन्यू करना है, जिसमें इस डी में है, और आपको इस डी के पहले रो के एलिमेंट को दो पार्ट में यूज करना है। इसका पहला जो नंबर है, सम में जो दो नंबर्स है, उसमें से पहले नंबर को पहले डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे। तो यहां आता है इसका A1, इसका पहला नंबर B1 और इसका पहला नंबर आता है C1। और दूसरा जो डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का भी पहला रो तैयार करते समय इसके रिमेनिंग 3 नंबर जो है सम के फॉर्म में, जो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर्स है, उनको आपको सेकंड डिटर्मिनेंट का पहला रो तैयार करते समय यूज करना है। तो इसमें से X1 आप इस सेकंड डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे, Y1 सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए होगा और Z1 सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए होगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का, एक डिटर्मिनेंट का दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप उसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनकी सम के फॉर्म में उसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या फिर एक कॉलम के हर एलिमेंट अगर एक्सप्रेस किया गया है सम ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में, तो उस डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं, उनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह से वो लिखने की आइडिया है। जिस रो या कॉलम में उसको आपको दिखाई देता है वो सम ऑफ टू टर्म्स का फॉर्म, टू नंबर का फॉर्म, उसके पहले नंबर को पहले डिटर्मिनेंट भी यूज करेंगे और दूसरे नंबर को दूसरे डिटर्मिनेंट के लिए, उसी रो के या कॉलम के लिए रिजर्व करेंगे। तो इस तरह से ये एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक के दो बना सकते हैं। प्लस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए कांस्टेंट मल्टीपल, किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is same as that of the original determinant। इसका कहना यह है कि आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को किसी रो के, और जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो नया डिटर्मिनेंट ये ऑपरेशन करने के बाद वही वैल्यू मेंटेन करता है जो गिवन डिटर्मिनेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपके पास एक डी नाम का डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है -17।
आपको इस डी से एक नया डिटर्मिनेंट तैयार करना है जिसका नाम आप लेना चाहते हैं डी डैश। और इस डी डैश में आप किसी एक रो या एक कॉलम को चेंज करना चाहते हैं। मैं अगर इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अगर रो नंबर सेकंड को यूज करता हूं तो सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नंबर सेकंड मैंने सेलेक्ट किया है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से। ये जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं ऐड करना चाहता हूं किसी दूसरे रो में। आप रो नंबर 2 तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया गया है। आपका टारगेट ये जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक तो रो नंबर फर्स्ट में या फिर रो नंबर थर्ड में आपको ऐड करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मान लो अगर मैंने रो नंबर 3 को यूज किया है तो मैं रो नंबर 3 में ऐड करना चाहता हूं रो नंबर 3 इस डी से चेंज होने वाला है और वो डी डैश तैयार करते समय आपको रो नंबर 3 नया मिलने वाला है। और वो रो नंबर 3 जो मिलेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो आप रो नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को रो नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे करने से आपका चेंज होने वाला है थर्ड रो। इसका मतलब पहला और दूसरा रो आपको डी डैश में डी के जैसा ही मेंटेन करना है। आप भले रो नंबर 2 को यूज कर रहे हैं लेकिन चेंज किसको करना चाहते हैं, रो नंबर 3 को। तो उससे आपने एरो स्टार्ट किया है। तो जिस रो को या जिस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं उससे आप एरो स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक बार फिर से आप लिखेंगे। उसमें आपने नंबर अगर पॉजिटिव लिया है तो प्लस मेंटेन होगा, नंबर अगर निगेटिव लिया है तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही मेंटेन होगा। तो एडिशन की जगह पे वो सब्सट्रैक्शन का रिलेशन तैयार होगा। और आपने रो नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आप चेंज करना चाहते हैं तीसरे रो को, पहले और दूसरे रो के एलिमेंट एज इट इज यूज करना चाहते हैं। अब आपका टारगेट क्या है, आप रो नंबर 2 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम when added to the corresponding element of any row or column, then the value of new determinant and original determinant they are same। तो आप डी डैश का तीसरा रो तैयार करेंगे इस ऑपरेशन से। तो रो नंबर 2 आपका यहां है और रो नंबर 3 आपको यहां मिला है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो तो 9 आएगा। और आने वाले जो प्रोडक्ट को आप क्या करना चाहते हैं, आने वाले प्रोडक्ट को आप आने वाले कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड करना चाहते हैं। कौन से रो के साथ ऐड करना चाहते हैं, तीसरे रो के एलिमेंट के साथ ऐड करना चाहते हैं। तो 3 के लोकेशन को पैरेलल थर्ड नंबर रो की लोकेशन क्या है, 0 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। और 9 को 0 के साथ ऐड करना है। 0 क्यों आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि वो रो नंबर 3 का है। तो ये दोनों के ऊपर ऑपरेशन होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या होता है, 9। तो ये 9 आपको यहां थर्ड रो का पहला एलिमेंट मिलेगा। अब ये सेम ऑपरेशन सेकंड पेयर को भी लेना है। आप इस -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में रो नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसको ऐड करेंगे। तो क्या होगा आपको, तो ये 2 - 3 का स्ट्रक्चर होता है और इस 2 - 3 के स्ट्रक्चर से यहां का नंबर मिलता है -1। फिर से आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा। और आप ऐड करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रो नंबर 3 में है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 है। तो 1 + 6 का स्ट्रक्चर आपको 7 मिलता है। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा रो इसके जैसा ही मेंटेन हो रहा है डी डैश का, लेकिन तीसरे रो के एलिमेंट यह डेफिनेटली अलग अलग है। ऐसा होने के बाद भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप चेक करेंगे कितनी आती है तो आपको एक ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली मिलने वाला है। तो यहां 1
और या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यह -7, बीच में माइनस फॉर्मूले से इसका प्रोडक्ट -2 आता है, बीच में माइनस है तो ये +2 हो जाता है। इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके लेफ्ट राइट और नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये मिलता है 21, माइनस है और इनका प्रोडक्ट आता है 18, फिर इसको प्लस इंटू माइनस, माइनस ही मेंटेन होगा। उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो पहले दोनों का आता है -3, बीच में माइनस और ये दोनों का आता है -9, इस माइनस के साथ लेते हैं तो +9। सो व्हाट वी हैव इन द लास्ट, हर ब्रैकेट का अगर रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो यहाँ 1, इनका रिजल्टेंट आता है -5, यहाँ -2 है, इनका रिजल्टेंट आता है 3, -1 के साथ इनका रिजल्टेंट आता है 6। तो आपको क्या मिलती है वैल्यू, यहाँ से मिला है -5, इनका प्रोडक्ट आता है -6, इसका प्रोडक्ट आता है -6। तो ये जो वैल्यू आपको आगे जाके मिलती है डी डैश की, ये -17 ही है जो डी की वैल्यू है। तो आपने इस डी से डी डैश तैयार तो किया है, उसके एलिमेंट भी अलग अलग है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन लेने के बाद आपका डिटर्मिनेंट वही वैल्यू मेंटेन करता है जो ओरिजिनल या गिवन डिटर्मिनेंट है। तो नए डिटर्मिनेंट और गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए आपके पास डी डैश इज इक्वल टू डी यह ऑब्जर्वेशन मिलता है जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में मिला है। तो इस ऑपरेशन के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। मान लो आपको अगर दूसरी ऑपरेशन लेनी है कॉलम के ऊपर, यहां से आप दूसरी कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन लेना चाहते हैं। मैं अगर कॉलम नंबर, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो मैं कॉलम नंबर सेकंड को अगर चेंज करना चाहता हूं तो मैं सेकंड से आरो स्टार्ट करूंगा और एक बार C2 को ही लिखूंगा, प्लस लिखूंगा और यहां मुझे मान लो तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करना है। तो ये मेरा टारगेट है। तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को जो C3 में है, तो तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर वो सब्सट्रैक्शन का भी ले सकते हैं। मान लो अगर मैंने सब्सट्रैक्शन नंबर लेते समय अगर वो -2 है तो प्लस इंटू -2, प्लस इंटू -2, ये लास्ट में प्लस इंटू -2 ही होगा। तो ये सब्सट्रैक्शन जैसा ही स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो एक तो ऐड, लेकिन एडिशन का नेक्स्ट स्ट्रक्चर ही आप अगर अपोजिट नंबर लेते हैं तो सब्सट्रैक्शन जैसा होता है। तो आपका यह टारगेट होगा सब्सट्रैक्शन का। तो ये इस माइनस ऑपरेशन से जो चेंज मिलता है वो चेंज डी से, इस डी से डी डैश तैयार करते समय यूज करना है। तो सेकंड कॉलम चेंज हो रहा है तो पहला और तीसरा कॉलम आप एज इट इज मेंटेन करेंगे। तो ये 1 है, 3 है, 0 है, यहां -1 है, 2 है, 1 है। तो आप डी से डी डैश तैयार करेंगे इस ऑपरेशन का यूज करके। एक बार इस ऑपरेशन को याद में रखो, आप चेंज करें सेकंड कॉलम चेंज करते समय वर्क क्या है, तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपका वर्क है इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस 2 से। तो C2 का एलिमेंट है 2, बीच में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे C3 के एलिमेंट को तो ये -1 है। तो इसको आगे कह सकते हैं कि +2 एंड ये +2, तो यहां मिलता है नया एलिमेंट जो 4 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। कौन से नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, तो C2 के नंबर से। C2 का वहां का नंबर है -1, तो ये -1 -4, तो ये इसका आंसर आता है -5। उसके बाद में नेक्स्ट पेयर है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस 2 से, तो ये 2 - 2 का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, यहाँ का नया एलिमेंट 0। तो इसमें पहला और तीसरा कॉलम सेम है, लेकिन इसमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट और इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट अलग अलग है। तो भी आप चेक करेंगे तो इस डी डैश की भी वैल्यू आपको -17 ही मिलती है। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, जो 12th में कई बार आपको यूज करनी है इनवर्स फाइंड करते समय। और एज ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट above or below, if each element of a determinant above or below the main diagonal is 0, मेन डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट अगर 0 है
तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, ये जो डायगोनल, मेन डायगोनल, उसके एलिमेंट, ये अगर समझना है तो इस एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हैं। मेरे पास एक डी नाम का डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट अगर आप कहेंगे तो 1 2 3 0 5 -7 8 -1 एंड -3। तो ये जो आपका 9 एलिमेंट कंटेन करने वाला जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में आप दो डायगोनल तैयार कर सकते हैं। ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। इसमें से पहला जो डायगोनल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जो आता है, उस डायगोनल को आप प्रिंसिपल डायगोनल कहना चाहते हैं या फिर मेन डायगोनल कहना चाहते हैं। मीन्स जिस लाइन के ऊपर 1 5 -3 है, उस डायगोनल को आप कहना चाहते हैं मेन डायगोनल। तो ये मेन डायगोनल के ऊपर के 3 पोजीशन, अगर ऊपर नहीं तो नीचे के 3 पोजीशन अगर 0 है, ऊपर के 3 या नीचे के 3, दोनों में से एक, अगर दोनों भी है तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको मिलेगी, लेकिन ये 0 ही मिलेगी। लेकिन आपको यहां ये ऊपर के 3 आइदर 3 एलिमेंट अबोव द डायगोनल और 3 एलिमेंट बिलो द डायगोनल अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में इतना ही आपको चेक करना है कि इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं वही उसकी वैल्यू मेंटेन करते हैं। उनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे इस डायगोनल के ऊपर, मेन डायगोनल के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 1 है, 5 है और -3 है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली कहेंगे, मान लो अगर यहां दूसरे कोई नंबर्स है या 5 है, -3 है, 8 है, तो आप इस डायगोनल के नीचे के अगर 3 एलिमेंट 0 है तो आप इतना ही देखना चाहते हैं कि इसके डायगोनल के ऊपर, मींस इस लाइन के ऊपर मेन डायगोनल एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट ही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मेंटेन होती है। बस आपको ये तीनों एलिमेंट प्रोडक्ट में लेना है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू वही मेंटेन करती है। तो आप उस डायरेक्शन में इस प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं जिसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से कहेंगे। तो इसका जनरल में अगर कहना है तो कह सकते हैं कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके पहले रो के एलिमेंट है A1, यहां B1 C1 है, इसमें 0 है, इसको B2 है, यहां C2 है, यहां 0 है, यहां 0 है और ये C3 है। तो ऐसे डिटरमिनेंट में जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के 3 एलिमेंट 0 है, उसके नीचे के जब 3 एलिमेंट 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू निकालते समय इस लाइन के ऊपर, मींस डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स आते हैं जिनको आप कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, उस डायगोनल एलिमेंट का ही आपको प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट में आता है A1, प्रोडक्ट में आता है B2 और प्रोडक्ट में आता है C3। आपको ये 3 एलिमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका डिटरमिनेंट यही 3 एलिमेंट लेगा और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी ही मेंटेन करेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड लास्ट है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टीज आपको याद में रखने हैं। वी विल स्टॉप हियर।